नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कुमार्स क्लास। हम थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं घटना चक्र दृष्टि का। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति। ठीक है, राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जुलाई 2017 में दुर्लभ रोगों के उपचार हेतु एक राष्ट्रीय नीति जारी की गई थी। ठीक है, और इसके क्रियान्वयन में विभिन्न चुनौतियों को सामने आने के फलस्वरूप इसकी समीक्षा के लिए नवंबर 2018 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर 13 जनवरी 2020 को एक नई राष्ट्रीय दुर्लभ नीति के मसौदे को सार्वजनिक किया गया। ठीक है, कब किया गया? 13 जनवरी 2020 को एक नई राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति के मसौदे को तैयार किया गया। केंद्र सरकार ने विशिष्ट हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ परामर्श के बाद राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 को अंतिम रूप दिया है। ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है? 30 मार्च 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति को स्वीकृति प्रदान की। स्वीकृति किसने प्रदान की? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा कॉन्टिन्यूटी ब्रेक है, 2 पेज एक्स्ट्रा लग चुके हैं। यहाँ से फिर शुरू करते हैं। मार्च 2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 31 मार्च 2021 तक दुर्लभ बीमारियों के संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को अंतिम रूप देने और उसे अधिसूचित करने का निर्देश दिया था। लेकिन हुआ क्या? 2021 के अनुसार दुर्लभ रोगों के निम्न 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया। ये 3 समूह कौन कौन से थे? पहला समूह क्या है? एक बार जिनमें उपचार की आवश्यकता होती है। ठीक है, इनको पहले समूह में रखा गया। और दूसरे समूह में वो रोग रखे गए जो दीर्घकालिक या आजीवन उपचार की आवश्यकता जिनमें होती है। तीसरे समूह में ऐसे रोग जिनके लिए निश्चित उपचार उपलब्ध हैं, लेकिन इनके उपचार की लागत कितनी होती है? बहुत ही अधिक होती है। ठीक, केंद्र सरकार द्वारा समूह 1 के तहत सूचीबद्ध दुर्लभ रोगों के पीड़ितों को राष्ट्रीय आरोग्य निधि RAN योजना के अंतर्गत 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और इस वित्तीय सहायता के जो लाभ है वो देश की लगभग 40% जनसंख्या को प्रदान किया जाएगा। जो किस में कवर किया जाएगा? जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इस चीज़ को कवर किया जाएगा। और ये केवल सरकारी और तृतीयक अस्पतालों में उपचार हेतु पात्र होंगे। इसके अलावा क्या दिया गया है? इस नीति को एक क्राउड फंडिंग तंत्र की भी परिकल्पना की गई है। इस नीति में क्राउड फंडिंग तंत्र की परिकल्पना की गई, जिसके तहत क्या होगा? दुर्लभ रोगों के उपचार हेतु एक सुदृढ़ IT प्लेटफॉर्म के माध्यम से कॉर्पोरेट क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। उत्कृष्टता केंद्रों के संकाय, ठीक है, उत्कृष्टता केंद्रों के संकाय का एक गठन किया जाएगा और इनके रोकथाम और उपचार के प्रयासों के मध्य समन्वय स्थापित कर देगा। दुर्लभ रोगों की रोकथाम और उपचार से संबंधित विभिन्न गतिविधियों हेतु अन्य उत्कृष्ट केंद्रों के साथ समन्वय के लिए एम्स दिल्ली नोडल अस्पताल होगा। नोडल अस्पताल कौन सा है इसका? एम्स दिल्ली। ठीक, और दुर्लभ रोगों के व्यापक प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार प्रमुख सरकारी अस्पतालों में चुनिंदा उत्कृष्ट केंद्रों की अधिसूचित करेगी। इन उत्कृष्ट केंद्रों की स्क्रीनिंग हेतु अवसंरचना विकास, परीक्षण, उपचार प्रत्येक हेतु अधिकतम कितना? 5 करोड़ रुपए का एक मुश्त अनुदान प्रदान किया जाएगा। दुर्लभ रोगों हेतु चिकित्सा विज्ञान पर अनुसंधान एवं विकास के लिए क्या? राष्ट्रीय कार्टोसियम, ठीक, राष्ट्रीय कार्टोसियम का उपयोग किया जाएगा। इसके बाद क्या दिया गया है? इसका राष्ट्रीय कार्टोसियम का गठन किया जाएगा। इसका संचालन कौन करेगा? इसका स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। ठीक है, जिसमें ICMR एक क्या होगा? सिर्फ सदस्य के रूप में होगा। अब दुर्लभ रोग होते क्या हैं? दुर्लभ रोगों के बारे में एक फैक्ट दिया गया है, आइए पढ़ते हैं। दुर्लभ रोगों का कोई सार्वभौमिक यूनिवर्सल मानक या कोई परिभाषा ऐसी है नहीं। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जो होता है वो दुर्लभ बीमारियों को अक्सर जीवन भर के लिए दुर्लभ करने वाली ऐसी बीमारियों या विकार के रूप में परिभाषित करता है जो प्रति 1000 जनसंख्या में एक या उससे कम लोगों को प्रभावित करती है। मतलब 1000 जनसंख्या में कम से कम एक आदमी उस रोग से प्रभावित होगा। ठीक, तब उसको क्या कहा जाएगा? दुर्लभ रोग कहा जाएगा।
विभिन्न देशों में दुर्लभ रोग को परिभाषित करने के भिन्न भिन्न पैमाने हैं। कौन कौन से पैमाने किस किस देश में होते हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि अमेरिका में प्रति 10,000 जनसंख्या पर व्यापकता क्या है कि अगर अमेरिका में 10,000 व्यक्ति पर 6.4 लोगों को एक ऐसा रोग है तो उसको क्या कहा जाएगा, वो दुर्लभ रोग कहा जाएगा। 10,000 लोगों में से 6.4 लोगों को वो रोग होना चाहिए। यूरोप में कम से कम 5 लोगों को होना चाहिए, ठीक। कनाडा में भी 5 है, जापान में 4, दक्षिण कोरिया में 4 और ऑस्ट्रेलिया में 1। इसके अलावा ताइवान में 1। भारत की व्यापकता के आधार पर दुर्लभ रोगों को परिभाषित करने के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं है, ठीक है। भारत में हम दुर्लभ रोगों के आंकड़ों को नहीं एकत्रित कर सकते कि कौन से रोग दुर्लभ होंगे कौन से नहीं। अतः भारत में दुर्लभ बीमारियों की कोई निश्चित परिभाषा ही नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि भारत में दुर्लभ रोगों से संबंधित कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। इस समस्या के समाधान हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद जो ICMR है, इसमें क्या है, अस्पताल आधारित दुर्लभ रोग हेतु एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री, ठीक, एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री की जाती है के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है राष्ट्रीय रजिस्ट्री की। और सामान्यतः भारत में किसी रोग या विकार को दुर्लभ तब कहा जाता है जब वह 2500 जनसंख्या से एक या उससे कम लोगों को प्रभावित करता है। भारत में हम कब कहते हैं, जब यह रोग क्या करता है, 2500 जनसंख्या, ठीक, 2500 जनसंख्या में से एक या उससे कम लोगों को प्रभावित करता है, तब वह भारत में दुर्लभ रोग माना जाता है। और अब तक लगभग 7 से 8,000 ऐसी बीमारियां दर्ज हुई हैं जिन्हें वैश्विक स्तर पर दुर्लभ रोगों की संज्ञा दी गई है। और इसमें कौन कौन से प्रमुख हैं, आइए देखते हैं। प्रमुख हैं पेम्पो डिजीज़, साइंटिस्ट, फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, थैलीसीमिया, वुलमैन डिजीज़, ठीक है, इत्यादि। ये सब क्या है, ये भारत में दुर्लभ रोग हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष फरवरी माह के अंतिम दिन को, ठीक है, फरवरी माह के अंतिम दिन को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 फरवरी 2021 को 14वें अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस को मनाया गया था। इस बार 2021 में कब मनाया गया था, 28 फरवरी 2021 को। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया गया था, 29 फरवरी 2008 को ये मनाया गया था, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है हमारा, आज़ादी का अमृत महोत्सव, इंडिया एट 75। आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया था, ठीक है। यह महोत्सव जन भागीदारी की विचारधारा के साथ जन उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम का हम पूरे देश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा आयोजित किया जाएगा। देश के बाहर के दूतावासों, ठीक है, दूतावासों में भी इसका आयोजन होगा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, भारत की स्वतंत्रता की जो 75वीं वर्षगांठ है वो 15 अगस्त 2022 के 75 सप्ताह पूर्व, मतलब 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात से आज़ादी का अमृत महोत्सव नामक पहल को लॉन्च किया गया। कहाँ से लॉन्च किया गया, ये साबरमती आश्रम अहमदाबाद से, ठीक है। यह पहल 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। इसके अलावा आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में नीतियों और योजनाओं को तैयार करने हेतु केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय क्रियान्वयन समिति, ये किसमें की, गृह मंत्री की अध्यक्षता में, ठीक है, का गठन किया गया है। बनाने हेतु सुझाव और नीतिगत दिशा निर्देश क्या है, दिशा निर्देश देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 259 सदस्यीय एक समिति भी गठित की गई है। एक समिति गठित की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। ये किस लिए है, ये मनाने हेतु सुझाव और नीतिगत दिशा निर्देश देगी। और एक समिति गठित की गई है केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में, राष्ट्रीय क्रियान्वयन समिति। इसके अलावा क्या है, आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है मनाने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, ठीक है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय सहयोग की भूमिका में होगा ये कार्यक्रम। इसके उद्देश्य क्या हैं, उद्देश्य निम्नवत हैं। इसके जरिए आज़ादी से जुड़े हुए अनेक
नाम जो इतिहास के पन्नों में दबे पड़े हैं, जैसे जिनको हम बोलते हैं अनसंग हीरोज़, जिनको हम जान नहीं पाए आज तक, उनको सामने लाना है। 1857 से 1947 के मध्य जो स्वतंत्रता संग्राम चला है उसकी जानकारी देशवासियों और युवा पीढ़ी को देना है। ठीक है, इसका यही मेन उद्देश्य है। इस कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के सामने क्या है, 75 वर्षों की उपलब्धियों का प्रदर्शन करना होगा। 75 वर्षों में जब से देश आज़ाद हुआ, उसके माध्यम से हम विश्व के सामने अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित करेंगे। 25 वर्षों के लिए देश में संकल्प की रूपरेखा तैयार करना और भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उत्सव के लिए निम्न 5 स्तंभ निर्धारित किए गए हैं। 5 स्तंभ कौन कौन से हैं? पहला स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, यहाँ दिया गया है ये पहला स्वतंत्रता संग्राम। दूसरा क्या है? दूसरा दिया गया है 75 वर्षों पर विचार, ठीक है, जो 75 वर्ष बीते हम उस पर विचार करेंगे। 75 वर्ष पर उपलब्धियाँ, 75 वर्ष पर कार्य और 75 वर्ष पर संकल्प, ये हम कार्य करेंगे। युवा प्रधानमंत्री योजना, ये क्या दिया हुआ है? 29 मई 2021 को उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 30 वर्ष से कम आयु और युवा नवोदित लेखों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना, ठीक है, जिनको युवा कहा गया है, प्राइम मिनिस्टर स्कीम्स फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स को लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये ऑथर्स से रिलेटेड योजना है, युवा, ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, रिलेटेड क्वेश्चंस, ये स्कीम किससे रिलेटेड है? तो युवा जो है वो ऑथर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है। युवा योजना के संदर्भ में युवा का पूर्ण रूप यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर्स, ये युवा का पूर्ण रूप होगा। युवा योजना इंडिया एट 75 परियोजना आज़ादी के अमृत महोत्सव का ही एक अंग है। ठीक है, सघन मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया। देश में प्रतिरक्षण कार्यक्रम को मजबूती प्रदान करने और उसे ऊर्जावान करने के उद्देश्य से ये 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष नाम का सार्वभौमिक ये टीकाकरण अभियान है। ठीक है, इंद्रधनुष अभियान हमारा टीकाकरण से संबंधित है और इकॉनमी में ही एक मिशन रेनबोज आता है जो कि बैंकिंग से रिलेटेड है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। इंद्रधनुष जो कि हिंदी में लिखा हुआ है वो टीकाकरण से संबंधित है और रेनबोज जो इंग्लिश में जिसे बोलते हैं वो इकॉनमी से रिलेटेड है। ठीक, इसका शुभारंभ किया गया 2014 से ही ये चल रहा है। इंद्रधनुष का इसका उद्देश्य क्या है कि देश के सभी बच्चे जो हैं, जो 2 वर्ष की आयु तक के और गर्भवती महिलाओं का तीव्र गति से 100% टीकाकरण करना था। ठीक, अगस्त 2017 तक इंद्रधनुष के 4 चरणों का सफल परीक्षण संचालन किया गया। ठीक है, 2017 तक इसका 4 चरणों में सफल परीक्षण हो चुका है, संचालन हो चुका है। इस कार्यक्रम को अधिक सघन और घनीभूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 अक्टूबर 2017 को सघन मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, IMI इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया। देश में नियमित टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा देने के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 को दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के मध्य संचालित किया गया। इसके बाद फैक्ट क्या है? 19 फरवरी 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ किया। ठीक है, 3.0 का शुभारंभ कब किया गया? 19 फरवरी 2021 को। इस अवसर पर IMI 3.0 पोर्टल इस मिशन के परिचालन के लिए दिशा निर्देश भी जारी किया गया। इस मिशन को 22 फरवरी 2021 से 22 मार्च 2021 के मध्य 15-15 दिनों के 2 दौरे, ठीक है, 2 राउंड्स में संचालित किया गया है। IMI 3.0 को 29 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में पूर्व चिन्हित 250 जिलों और शहरों में संचालित किया जाएगा। कहाँ कहाँ संचालित किया जाएगा ये नहीं दिया है, लेकिन 250 जिलों और शहरों में, ठीक है, संचालित किया जाएगा, 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर। इसके बाद क्या है? IMI 3.0 का फोकस कहाँ होगा? फोकस मुख्यतः ऐसे बच्चे और गर्भवती महिलाएं पर था जो कोविड-19 महामारी के कारण टीकाकरण से वंचित रह गए हैं। ठीक, जो कोविड के कारण टीकाकरण से वंचित रह गए उन्हीं के लिए खास प्रोग्राम ये चलाया गया है। इस मिशन के अंतर्गत प्रवासन स्थलों से पलायन करने वाले लाभार्थियों और सुदूर क्षेत्रों के लोगों को लक्षित किया गया है। मिशन के तहत देश के सभी
सभी जिलों में 90% तक पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा हमारा अगला टॉपिक क्या है, चमोली त्रासदी। चमोली में जो त्रासदी आई थी उससे संबंधित है। चिपको आंदोलन की जन्मस्थली, ठीक है, ये चमोली क्या रही है, ये चिपको आंदोलन की जन्मस्थली रही है चमोली। फिर से चर्चा में रही, लेकिन इस बार इसका कारण क्या था, ये भविष्य की राह दिखाने वाला कोई आंदोलन नहीं, अपितु स्वयं वर्तमान को ही किसी बुरे स्वप्न सरीखा बनकर रख देने वाली एक त्रासदी रही। क्या था ये, 7 फरवरी 2021 को चामोली, ये कहाँ पर, उत्तराखंड में स्थित है, नंदा देवी पर्वत की ढलान पर एक ग्लेशियर टूटने से धौली गंगा व ऋषि गंगा नदी में आई बाढ़ से तटवर्ती इलाकों में भीषण तबाही मच गई। इस तबाही के फलस्वरूप तपोवन विष्णुगढ़ जो 520 मेगावाट और ऋषि गंगा लघु जल विद्युत परियोजना जो 13.2 मेगावाट सर्वाधिक प्रभावित हुए। ठीक है, 2 जल विद्युत परियोजनाएं सर्वाधिक प्रभावित हुई। कौन कौन सी, एक तपोवन विष्णुगढ़, ऋषि गंगा जल विद्युत परियोजना। ऋषि गंगा नदी ये अलकनंदा नदी की सहायक नदी है, ये ध्यान रखिएगा कि ऋषि नंदा नदी अलकनंदा नदी की सहायक नदी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस आपदा का जो मूल है वो करीब 5600 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक हैंगिंग ग्लेशियर था, जिसके टूटने से भूस्खलन हुआ है। ठीक है, हैंगिंग ग्लेशियर एक था जो 5600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित था, उसके टूटने से ये भूस्खलन हुआ। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि ग्लेशियर एक अपक्षयित माइका चट्टान के ऊपर स्थित था। तापमान में अस्थिरता के कारण दरारों में लगातार पानी बर्फ का आपस में रूपांतरण होता रहा, जिससे यह आधारित चट्टान अत्यंत भंगुर हो गई और गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्लेशियर टूट गया। कुछ भूगर्भ शास्त्रियों का क्या मानना है कि हैंगिंग ग्लेशियर समय के साथ अपनी क्रिटिकल स्टेज में पहुंच गया था और अतः हल्का सा बाह्य बल भी इसे तोड़ने में काफ़ी था। तीसरी अवधारणा क्या मानी गई है कि तापमान में वृद्धि, ठीक है, तापमान में वृद्धि को इसका मुख्य कारण माना गया है, जिससे बर्फ पिघल कर माइक में दरारें पहुंची और जिससे चट्टानें चिकनाहट से भर गई और ग्लेशियर फिसल कर टूट गया। इसके अलावा और क्या दिया गया है, चामोली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। चामोली क्या है, अगस्त 2021 में उत्तराखंड के चामोली जिले में माना गांव में भारत के सबसे ऊंचाई वाले हार्यक पार्क, ठीक है, हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। चामोली जिले में माना गांव में भारत का सबसे ऊंचाई वाला हर्बल पार्क स्थित है। इस हर्बल पार्क को केंद्र सरकार के प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैंपा योजना के तहत विकसित किया गया है। कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, कैंपा के द्वारा इसको विकसित किया गया है। यह 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत चीन सीमा के करीब है और क्या है, माना चीन की सीमा से लगे चामोली में अंतिम भारतीय गांव है। ठीक, माना जो है ये चीन की सीमा में लगा अंतिम भारतीय गांव है। अगला पॉइंट क्या है, रतले पनबिजली योजना जो दी गई है, ये 20 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 850 मेगावाट क्षमता की रतले पनबिजली परियोजना शुरू की। 5,281.94 करोड़ रुपए की लागत से, ठीक है, ये योजना शुरू की गई। ये कहाँ पर, ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और किश्तवाड़ जिले में घेनाय नदी पर स्थित है। ये याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है, किश्तवाड़ जिले में घेनाय नदी पर, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के। ठीक है, फैक्ट क्या दिया गया है, रतले पनबिजली परियोजना एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। रतले पनबिजली परियोजना का जो कार्यान्वयन है वो राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC और जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत निगम परिषद लिमिटेड की हिस्सेदारी वाली एक संयुक्त उद्यम कंपनी JVC द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इस संयुक्त उद्यम कंपनी का निगमन कैसा होगा, इस कंपनी का निगमन होगा 1 जून 2021 को किया गया, जिसमें NHPC और JKSPDC की इक्विटी हिस्सेदारी क्रमशः कितनी है, ये 51% की हिस्सेदारी NHPC की है और 49% की हिस्सेदारी JKSPDC की। ठीक है, इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार के इक्विटी योगदान के रूप में कितना 776.44 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान
करने के माध्यम से जम्मू कश्मीर को सहयोग प्रदान कर रही है। NHPC क्या है? ये अपने आंतरिक संसाधनों से 808.14 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और इस परियोजना की अवधि कितनी है? ये 60 माह की अवधि के अंदर चालू किया जाएगा। इसके बाद जम्मू और कश्मीर के में जो निर्माणाधीन प्रमुख पनबिजली परियोजनाएं हैं उनके बारे में दिया गया है। देखते हैं। जो क्वार पनबिजली परियोजना है इसकी क्षमता कितनी है? 540 मेगावाट। ये कहाँ पर है? ये किश्तवाड़ा जिले में और ये किस नदी से संबंधित है? चेनाब। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कौन सी पनबिजली परियोजना किस नदी से संबंधित है। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद क्या है? किरथई पनबिजली परियोजना, इसकी कितनी क्षमता है? 930 मेगावाट। ये भी किश्तवाड़ जिले में है और ये भी चेनाब नदी से संबंधित है। सवालकोट पनबिजली परियोजना 1856 मेगावाट। ये कहाँ पर? रामबन जिले में और चेनाब नदी से संबंधित। उरीवन, ठीक है, ये इसका दूसरा चरण है। 240 मेगावाट पनबिजली परियोजना, ये बारामूला जिले में झेलम नदी से संबंधित। दुलहस्ती, ये भी इसका दूसरा चरण है। 258 मेगावाट की उत्पादन क्षमता और किश्तवाड़ा जिले में चेनाब नदी से संबंधित। ठीक है, जो भी किश्तवाड़ा जिले में जो भी पनबिजली परियोजनाएं हैं वो चेनाब नदी से ही संबंधित है। भारत नवाचार सूचकांक 2020, इसके बारे में देखते हैं। भारत नवाचार सूचकांक के बारे में क्या दिया है? भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहलों में नवाचार का केंद्रीय स्थान है। इस संदर्भ में नीति आयोग द्वारा प्रारंभ अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? नीति आयोग द्वारा अटल इनोवेशन मिशन, जो स्कूलों से लेकर उद्योगों के स्तर तक नवाचार की संस्कृति को प्रोत्साहित करने का एक सफल प्रयास है। ठीक है, इस दिशा में अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये है इस दिशा में कि अक्टूबर 2019 में भारत नवाचार सूचकांक में प्रथम संस्करण को लॉन्च किया गया था, जो भारत में राज्य स्तर पर नवाचार पारितंत्र का विश्लेषण करने तथा उसे बढ़ावा देने का एक उपयोगी साधन है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है? 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक का द्वितीय संस्करण जारी किया और इस रिपोर्ट को तैयार करने में एक गुरुग्राम स्थित इंस्टीट्यूट फॉर कम्पिटिटिवनेस, जिसको IFC ज्ञान भागीदार, ठीक है, नॉलेज पार्टनर के रूप में शामिल रहा। इसके जो दो मुख्य शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया वो क्या था? ठीक है, वो देखते हैं। जो दो मुख्य क्या थे? इनेबलर्स, और इस सूचकांक में नवाचार हेतु किए गए निवेश इनपुट्स को इनेबलर्स के माध्यम से मापा गया। ठीक है, और दूसरा क्या है? प्रदर्शन, परफॉर्मेंस, किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत संचालित नवाचार संबंधी गतिविधियों के परिणाम, रिजल्ट्स और आउटपुट को इस शीर्षक के तहत शामिल किया गया है। इसके बाद क्या है? इस सूचकांक में भारत के 36 जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था। भारत नवाचार सूचकांक 2020 में 0 से 100 के पैमाने पर स्कोर प्रदान किए गए, जहां 0 सबसे खराब प्रदर्शन को और 100 नवाचार के संदर्भ को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को इंगित करता है। भारत नवाचार सूचकांक के समग्र रूप से भारतीय राज्यों का स्कोर, जो भारतीय राज्य है उनका स्कोर 23.4 2019 में, ठीक है, 15.6 था, जो यह नवाचार के संदर्भ में विकास और सुधार की अपार संभावना को प्रदर्शित करता है। जो बड़े राज्य थे जैसे कि कर्नाटका का स्कोर कितना रहा? 42.50, प्रथम स्थान पर रहा। और बिहार का स्कोर क्या रहा? 14.48, जो अंतिम 17वें स्थान पर क्या रहा? बिहार। उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों को अगर देखें तो नवाचार के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश का स्कोर कितना रहा? 25.06 का प्रदर्शन, ये सर्वश्रेष्ठ रहा। उत्तर पूर्वी राज्यों में हिमाचल 1 नंबर पे था और मेघालय का स्कोर 12.15 था, जो कि अंतिम स्थान पर रहा। ठीक, और केंद्र शासित प्रदेशों को अगर देखें तो छोटे राज्यों की श्रेणी में जो पहले स्थान पर रहा दिल्ली, जिसका स्कोर है 46.60, और लक्षद्वीप का स्कोर कितना है? 11.71 को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। यदि बिना किसी वर्गीकरण के भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन किया जाए तो इस दृष्टि से नवाचार के संदर्भ में दिल्ली क्या है? दिल्ली सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। भारत नवाचार सूचकांक जो 2020, इसमें जो 5 बड़े राज्य हैं उनको देखते हैं कौन कौन से हैं। ठीक,
कर्नाटका जिसका स्कोर सबसे अधिक रहा 42.50। फिर उसके बाद महाराष्ट्र 38.03 अंकों के साथ, तमिलनाडु 37.91 अंकों के साथ, तेलंगाना 33.23 और केरल 30.58 अंकों के साथ। इनेबलर्स घटक के संदर्भ में जो 5 शीर्ष राज्य रहे, राज्य कौन कौन से थे? ठीक है, केरल, सिक्किम और चंडीगढ़। ये कैसे दिया गया है? ये बड़े राज्य हैं, उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इन तीनों को दिया गया है, केरल और इधर पहाड़ी राज्यों में सिक्किम और चंडीगढ़। ठीक है, तमिलनाडु, मणिपुर और दिल्ली, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र राज्यों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में उत्तराखंड और चंडीगढ़, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, अंडमान और निकोबार। ठीक, इसके अलावा प्रदर्शन के घटक के संदर्भ में जो 5 शीर्ष राज्य रहे वो कौन से? प्रदर्शन के घटक के संदर्भ में बड़े राज्यों में देखा जाए तो कर्नाटका, उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का स्थान 1 नंबर पर रहा। इसके बाद महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र बड़े राज्यों में, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ का स्तर 2 रहा। तमिलनाडु, असम, दमन और दीव, तेलंगाना, इधर मणिपुर और इधर दादर और नगर हवेली। 5वें स्थान पर बड़े प्रदेशों में क्या रहा? उत्तर प्रदेश, मिजोरम और इधर पुडुचेरी। ठीक है, भारत नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान था। ठीक है, उत्तर प्रदेश का स्कोर कितना था? 22.85 प्राप्त हुआ, जबकि पिछले वर्ष इसका स्थान कितना था? 7वां था, और इस बार यह स्थान 9वें पर पहुंच गया। इसी प्रकार इनेबलर्स घटक के संदर्भ में जो बड़े राज्य हैं इनमें उत्तर प्रदेश को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि प्रदर्शन घटक के संदर्भ में यह कितने स्थान पर है? 5वें स्थान पर। अगला टॉपिक क्या है हमारा? स्टैचू ऑफ यूनिटी से संबंधित है। ठीक है, इसके साथ एक रेल कनेक्टिविटी जोड़ी गई है। स्टैचू ऑफ यूनिटी को भारत के पहले गृह मंत्री, ठीक है, जो भारत के पहले गृह मंत्री थे, लौह पुरुष जिन्हें कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में निर्मित किया गया। यह 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल की 183वीं जयंती के अवसर पर इसका उद्घाटन किया गया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर, और यह विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है। पूरे विश्व में सबसे बड़ी प्रतिमा क्या है हमारी? 182 मीटर की स्टैचू ऑफ यूनिटी। यह कहाँ पर स्थित है? यह गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया नामक स्थान पर स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो मूर्तिकार थे श्री राम वी सुतार, ठीक है, मूर्तिकार का नाम याद रखिएगा, श्री राम वी सुतार ने इसको डिज़ाइन किया है। स्मरणीय तथ्य क्या है इसमें? 17 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत के विभिन्न स्थानों से केवड़िया को जोड़ने के लिए 8 नई रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ठीक है, 17 जनवरी 2021 से 8 नई रेलगाड़ियाँ कहाँ के लिए? केवड़िया के लिए चालू की गई हैं। प्रधानमंत्री ने दम्भोई चंडोल ब्रॉडगेज रेड लाइन, ठीक है, चंदोड़ केवड़िया नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन सहित अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है। और क्या किया है? कौन कौन सी ट्रेनें दी गई हैं ये एक बार देख लीजिएगा, ये तो कहीं से नहीं पूछेगा। ठीक है, एक महामाना एक्सप्रेस, ये कहाँ से? केवड़िया से वाराणसी। दादर केवड़िया एक्सप्रेस दादर से केवड़िया जाएगी। जन शताब्दी एक्सप्रेस ये अहमदाबाद से केवड़िया जाएगी। निज़ामुद्दीन केवड़िया संपर्क क्रांति ये कहाँ? केवड़िया से हज़रत निज़ामुद्दीन जाएगी। इसके अलावा केवड़िया रीवा एक्सप्रेस जो केवड़िया, चेन्नई केवड़िया एक्सप्रेस जो चेन्नई से होकर केवड़िया जाएगी। मेमू ट्रेन ये प्रतापनगर से होकर केवड़िया जाएगी, और मेमू ट्रेन दूसरी जो केवड़िया से प्रतापनगर जाएगी। ठीक है, ये इन 8 ट्रेनों को आरंभ किया गया। भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार जन शताब्दी एक्सप्रेस को नवीनतम विस्टडोम पर्यटक कोच से लैस किया गया है। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ, शताब्दी ट्रेन को विस्टाडोम पर्यटक कोच से लैस किया गया। इन ट्रेनों को प्रारंभ करने का इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? देश के विभिन्न हिस्सों से स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए निर्बाध रेल संपर्क प्रदान करना। ज्ञातव्य है कि न्यू केवड़िया रेलवे स्टेशन जो बना है स्टैचू ऑफ यूनिटी से लगभग 6.5 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। सी प्लेन सेवा भी शुरू की गई है। सी प्लेन सेवा कहाँ शुरू की गई है? 31 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर, ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर
उड़ान योजना के अंतर्गत, किस योजना के अंतर्गत? उड़ान योजना के अंतर्गत देश की पहली व्यावसायिक सी प्लेन सेवा को शुरू किया गया है। 31 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया, नर्मदा जिला गुजरात और साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद के मध्य देश की पहली सी प्लेन सेवा का उद्घाटन किया है। ठीक है। साथ ही प्रधानमंत्री ने केवड़िया और साबरमती रिवर फ्रंट स्थित जल एरोड्रोम का भी उद्घाटन किया है। यह गुजरात में सी प्लेन सेवाओं की शुरुआत करने हेतु जुलाई 2020 से गुजरात सरकार, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता है। ठीक है। किसके किसके मध्य हुआ है ये बात ध्यान रखिएगा। गुजरात सरकार, नगर विमानन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता है ये। और साबरमती रिवर फ्रंट एवं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मध्य सी प्लेन सेवा स्पाइस जेट एयरलाइंस द्वारा संचालित की जाएगी। किसके द्वारा संचालित की जाएगी? स्पाइस जेट एयरलाइंस द्वारा। यह सेवा द्वि इंजन और 19 सीटों वाले वॉकिंग ऑटर सी प्लेन द्वारा संचालित की जाएगी। ठीक है। अगला क्या है? अगला पॉइंट हमारा क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है। इस योजना का कार्यान्वयन कौन करता है? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किया जा रहा है। इस कौशल प्रमाणीकरण योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योगों हेतु प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है। इसका उद्देश्य है जिसमें बेहतर आजीविका प्राप्त करने में उनकी मदद की जा सके। यह 15 जुलाई 2019 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015-16 का सफल कार्यान्वयन हुआ। उसके बाद 2016 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 की शुरुआत की गई, जो 2020 तक शुरू की गई थी। और इसी के तहत वर्ष 2022 तक कुल 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अब स्मरणीय तथ्य क्या है? 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री ने कौशल विकास योजना का तीसरा चरण, जो 2020 से 21 का शुभारंभ किया। ठीक है। इसके तीसरे चरण में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 717 जिलों में लॉन्च किया गया है। ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 के तहत जो राज्य घटक के माध्यम से राज्य सरकारों की अधिक भूमिका सुनिश्चित की गई थी, वही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के तहत जिला कौशल समितियों के माध्यम से जिला प्राधिकरण की अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है। जो दूसरा चरण था उसमें राज्यों की भागीदारी ज़्यादा थी और तीसरे चरण में जिलों की भागीदारी को बढ़ा दिया गया है। राज्य कौशल विकास मिशन क्या है? निर्देश में जिला कौशल समितियां, ठीक है, कौशल अंतराल की समस्या का समाधान करने और जिला स्तर पर कौशल प्रशिक्षण की मांग का आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। जो तीसरा चरण है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का, इसका उद्देश्य क्या है? 2020-21 के दौरान 948.90 करोड़ रुपए के परिव्यय से लगभग 8 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। तीसरे चरण की योजना के जो 2 प्रमुख घटक हैं वो कौन कौन से हैं? पहला तो एक केंद्रीय घटक है, ठीक है, इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा किया जाएगा। और दूसरा जो घटक है इसका इस कार्यान्वयन द्वारा राज्य कौशल विकास मिशनों, राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संबंधित विभागों द्वारा किया जाएगा। संपूर्ण लक्ष्य क्या है इसका? इसका संपूर्ण लक्ष्य केंद्र और राज्य घटकों के मध्य क्रमशः 75 और 25 के अनुपात में विभाजित किया गया है। ठीक है। इसके अलावा क्या किया गया है? अब कोच्चि मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, ठीक, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। कोच्चि मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जारी की गई है। 1987 में भारत की प्रथम अंतर्राज्यीय प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, ठीक है, गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। कब? 1987 को गेल के द्वारा भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। यह 1750 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन है। ठीक है। हजीरा ये गुजरात में स्थित है, विजयपुर मध्य प्रदेश और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है यहाँ पर? 5 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक, कोच्चि मंगलूर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? 450 किलोमीटर,
450 किलोमीटर। इस गैस पाइपलाइन का निर्माण गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा ही किया जा रहा है। यह गैस पाइपलाइन कोच्चि, कुट्टानाद, कन्नूर और मैंगलोर आदि शहरों से होकर गुजरेगी। इस पाइपलाइन से दक्षिण भारत के राज्य क्रमशः केरल और कर्नाटक लाभान्वित होंगे। ठीक है, मुख्य राज्य कौन कौन से? केरल और कर्नाटक लाभान्वित होंगे। इस पाइपलाइन की परिवहन क्षमता क्या होगी? ये 12 MMSCMD। MMSCMD का फुल फॉर्म क्या है? मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे। ठीक है, 12 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे। यह पाइपलाइन कोच्चि, केरल स्थित LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस और पुनर्गैसीकरण टर्मिनल, रीगैसिफिकेशन टर्मिनल से मैंगलोर, जो दक्षिण कन्नड़ जिला कर्नाटका में, प्राकृतिक गैस का परिवहन करेगी। इसके अलावा इस दौरान यह केरल के एर्नाकुलम, केरल के कहाँ पर? एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, मल्लापुरम, कोझिकोड, कुन्नूर और कासरगोड जिले से होकर गुजरेगी। कोट्टनाद, ठीक है, पलक्कड़ जिला केरल परियोजना का एक प्रमुख जंक्शन है, जहां से पाइपलाइन 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक शाखा कहाँ तक जाती है? मैंगलोर तक जाती है, और दूसरी शाखा जो कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर, इरोड, सलेम, धर्मपुरी और कृष्णागिरी जिलों से होते हुए बंगलुरु तक जाती है। इसके बाद जो रामनाथपुरम थुडुकुडी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है, उसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। क्या है ये? 17 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रामनाथपुरम थुडुकुडी तूतीकोरम प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित किया। इस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? 1445 किलोमीटर लंबी है। ये एन्नूर, तिरुवल्लूर, बंगलुरु, पुडुचेरी, नागापट्टिनम, मदुरई, तूतीकोरम प्राकृतिक गैस पाइपलाइन 143 किलोमीटर लंबा खंड है ये। ठीक है, इसके अलावा जो रामनाथपुरम थुडुकुडी पाइपलाइन की क्षमता कितनी है? ये 8 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन है। और कौन सी पाइपलाइन है? डोबी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। ये कहाँ पर स्थित है? ये 7 फरवरी 2021 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हल्दिया, पश्चिम बंगाल में, डोबी ये बिहार, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित किया। इसकी लंबाई कितनी है? 348 किलोमीटर और इसकी क्षमता कितनी है? 8 MMSCMD। यह पाइपलाइन प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का ही एक अंग है। किसका अंग है? प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का एक अंग है। यह पाइपलाइन प्रत्यक्ष रूप से पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त बिहार और झारखंड के 10 जिलों को लाभान्वित करेगी। यह पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ेगी। ठीक है, इसके निर्माण में कितना? 11 लाख मानक दिवसों के रोजगार का सृजन हुआ है। इस पाइपलाइन का निर्माण लगभग 2400 करोड़ रुपए की लागत से गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट क्या है हमारा? लाइट हाउस परियोजना। लाइट हाउस परियोजना के बारे में पढ़ते हैं। 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी है। इस परियोजना को 6 राज्यों के 6 स्थानों पर 6 अलग अलग प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पूरा किया जाएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है? लाइट हाउस परियोजना कहाँ? ये केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसका मॉडल आवासीय परियोजना है ये। ठीक है, जिसके तहत क्या होगा? किसी क्षेत्र की स्थानीय जलवायु और पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ, मजबूत और भूकंपरोधी मकान बनाए जाएंगे। इस परियोजना को वैश्विक आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती, जो कि ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत शुरू किया गया है। LHP के तहत अगरतला त्रिपुरा, जो कि त्रिपुरा में है, रांची झारखंड, इंदौर मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, राजकोट गुजरात और चेन्नई तमिलनाडु में मकान बनाए जाएंगे। ठीक, इस परियोजना के तहत उपयुक्त राज्यों में प्रत्येक स्थान पर लगभग 1000 मकानों का निर्माण किया जाएगा और 6 अलग अलग स्थानों के लिए चयनित 6 विभिन्न प्रौद्योगिकियों और प्रस्तावित मकानों की संख्या निम्न सारणियों के माध्यम से प्रदर्शित की गई है। कौन सी सारणियों के माध्यम से प्रदर्शित की गई है? देखते हैं। देखिए, कौन सा स्थान कहाँ पर चयनित है। ठीक है, ये दिया गया है अगरतला त्रिपुरा में LHP का स्थान है और प्रौद्योगिकी इसमें क्या यूज होगी? लाइट गेज, स्ट्रीट स्ट्रक्चरल सिस्टम और प्री इंजीनियर्ड। ठीक है, प्रौद्योगिकी से संबंधित देश, किस देश से ये प्रौद्योगिकी संबंधित है? तो ये न्यूजीलैंड से संबंधित है। मकानों की संख्या कितनी है? 1000। इसी तरीके से सारी फैक्ट दी गई है, जो कि रांची झारखंड में
3D वॉल्यूमेट्रिक प्रीकॉस्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम, ये किससे संबंधित है? ये जर्मनी से संबंधित है। इसमें मकानों की संख्या 1008 है। इसके अलावा जो इंदौर मध्य प्रदेश में होगा, इसमें प्री फीड बैटेड सैंडविच पैनल सिस्टम, ये चीन से संबंधित है ये टेक्नोलॉजी, और इसमें 1024 मकान बनाए जाएंगे। लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो शुरू की जाएगा वो PVC स्टे इन प्लेस फ्रेमवर्क सिस्टम, ये कनाडा से संबंधित है। किस देश से कौन सी टेक्नोलॉजी संबंधित है आप ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। इसमें कितने मकान बनाए जाएंगे? 1040। इसके बाद क्या है, जो राजकोट गुजरात में मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन यूजिंग टनल, ये किससे संबंधित? ये टेक्नोलॉजी फ्रांस से संबंधित, इसमें 1144 मकान बनाए जाएंगे। चेन्नई तमिलनाडु में प्रीकास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम बनाया जाएगा, ये फिनलैंड और अमेरिका से संबंधित है, इसमें 1152 मकान बनाए जाएंगे, ठीक। LHP के तहत मकानों का निर्माण अधिकतम कितना? 12 माह में पूर्ण करना होगा। और 2019 में प्रधानमंत्री ने 2019-20 के निर्माण प्रौद्योगिकी वर्ष, ठीक है, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ईयर घोषित किया था 2019 और 20 को। इसके अलावा निर्माण प्रौद्योगिकी वर्ष के अंग के रूप में प्रधानमंत्री ने लाइट हाउस परियोजना, ठीक है, प्रधानमंत्री की लाइट हाउस परियोजना के अतिरिक्त नवाचारी निर्माण प्रौद्योगिकी पर एक प्रमाणन पाठ्यक्रम